बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। नमस्कार बच्चों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपके चेहरे देखकर इतनी खुशी हो रही है कि बस पूछो ही मत। ऐसा लग रहा है कि दुनिया जहान की खुशी आपको मिल गई है। घर पर भी बैठे हैं और साथ में पढ़ाई भी हो रही है। तो बच्चों, चलिए देखते हैं कि इस कार्यक्रम में आज हम वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 से 8 में क्या पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 6 से 8 के लिए विज्ञान विषय लेकर के आए हैं और कक्षा 6 में हम सजीव, विशेषताएं एवं आवास की जानकारी लेंगे कि सजीव जीवों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और उनका आवास क्या होता है, वो किस तरह के आवास में रहते हैं। और कक्षा 7 में आज हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक और लवण। साथ ही हम भौतिक परिवर्तन की जानकारी भी लेंगे। बच्चों, कक्षा 8 में पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण पाठ पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि पौधों और जंतुओं का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है और उनको हम सुरक्षित भी कर सकते हैं इस तरह से। तो बच्चों, पाठ को पढ़ने और समझने के बाद आपकी कक्षा में टेस्ट भी होते होंगे। तो उन टेस्ट के लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। इसीलिए आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं और मुख्य मुख्य बातों को लिखते जाएं। जिससे क्या होगा, जब आपके कक्षा में परीक्षा होगी तो आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आसानी से याद हो जाएंगे और मिल भी जाएंगे। तो चलिए, आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। पवन और सोनिया भाई बहन हैं। पवन सोनिया से उम्र में 1 ही साल छोटा है, मगर काफी चंचल और जिज्ञासु स्वभाव का है। उनको और उनके पिताजी को घूमने फिरने का बहुत शौक है। हर बार गर्मी की छुट्टियों में पूरा परिवार किसी नई जगह घूमने जाया करता है। एक दिन दोनों घर के पास वाली छोटी नहर में नहा रहे थे। पिताजी की उस दिन छुट्टी थी, वे भी उनके साथ ही थे। पवन, चलो देखते हैं कौन पानी में ज्यादा देर तक सांस रोक सकता है। ठीक है सोनिया। दोनों पानी में डुबकी लगाते हैं। पवन कुछ ही देर सांस रोक पाता है। सोनिया अधिक समय तक सांस रोक लेती है। तुम हार गए। देखा, मैंने कितनी देर तक सांस रोक के रखी थी। तो तुम भी कोई बहुत ज्यादा देर तक थोड़ी ना रोक पाई हो। हाँ, अब हम कोई डॉल्फिन तो है नहीं जो कि लंबे समय तक पानी के नीचे सांस रोक पाए। सोनिया, जरा सोचो,
पानी में रहने वाली मछलियों और अन्य जलीय जीवों की बनावट हमसे कितनी अलग होती है। सही कहा। मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है जो इनको पानी में चलने में सहायता करता है। जलीय जीवों की पूंछ और मछलियों की शल्क भी गति करने में सहायक होते हैं। बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि डॉल्फिन कैसे सांस लेती है और यह मछलियों के सांस लेने से किस प्रकार अलग होता है? डॉल्फिन्स अपने सर पर बने छिद्र से समुद्र की सतह पर आकर सांस लेती हैं। वो पानी को बाहर फेंकती हैं और साफ हवा अंदर भर लेती हैं। हाँ, और मछलियाँ तो अपनी गिलों से सांस लेती हैं। मछुआरे जैसी ही मछलियों को पकड़कर जाल से बाहर निकालते हैं, वो छटपटाने लगती हैं और अगर उन्हें पानी में वापस नहीं डालें तो कुछ ही समय में मर भी जाती हैं। सही कहा। क्या तुम्हें याद है जब हम गोवा घूमने गए थे तब हमने वहाँ के मछली घर में कितनी अलग अलग तरह की मछलियाँ देखी थीं? हाँ, कुछ कुछ याद तो है। वैसे घूमने से याद आया, मुझे राजस्थान में ऊंट की सवारी करके बड़ा मजा आया था। बच्चों, ऊंट की सवारी की तो मैंने बेहद सुंदर तस्वीरें भी ली थी। हाँ पिताजी, मेरा मन कर रहा है वो तस्वीरें देखने का। क्यों ना घर चलकर हम अपनी एल्बम देखें? हाँ, मुझे भी देखनी है। बच्चे फैमिली एल्बम देखने के लिए उत्साहपूर्वक घर की ओर चल पड़ते हैं। घर पहुंचकर वे एल्बम निकालते हैं, खोलते हैं और तस्वीरें देखने लगते हैं। ये देखो, हमारी ऊंट वाली तस्वीर। ऊंट वाले अंकल ने हमें बताया था कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं क्योंकि वह गर्म रेतीले रेगिस्तान में घंटों तक यात्रा कर सकता है। हाँ, उन्होंने ये भी बताया था कि उसकी कुबर में वसा होती है जिससे वह लंबे समय तक भोजन के बगैर रह सकता है। ऊंट को पसीना भी नहीं आता और वो मूत्र उत्सर्जन भी कम करता है। कमाल की बात यह है कि जब उसे पानी मिलता है तो वह एक ही बार में 100 लीटर से भी अधिक पानी पी सकता है। इसलिए वह इतनी गर्मी में भी कई दिन तक बिना पानी के रह पाता है। पवन, क्या तुम जानते हो, ऊंट केवल राजस्थान में ही नहीं, लद्दाख जैसे ठंडे मरुस्थल में भी पाए जाते हैं। और मजे की बात यह है कि पहाड़ों वाली ऊंट प्रजाति के 2 कुबड़ होते हैं। अच्छा, जब हम लद्दाख गए थे तब वहाँ के ऊंट नहीं देख पाए थे। लेकिन ये देखो, हमने याक के साथ कितना अच्छा समय बिताया था। बिल्कुल, याक की सवारी कितनी मजेदार थी। सिर्फ सवारी क्यों, याक का दूध भी तो कितना स्वादिष्ट था ना। दीदी, क्या याक के बाल उसे पर्वतों की घनी ठंड के अनुकूल बनाता है? हाँ, मैंने किताब में पढ़ा है कि सभी जीव अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल ढल जाते हैं। अगर मुझे सही याद है तो इसे अनुकूलन कहते हैं। तुमने ठीक कहा। मुझे तो सबसे ज्यादा अचंभा पर्वतीय बकरियों को देखकर हुआ था। याद है कैसे वो अपने मजबूत खुरों की सहायता से पहाड़ों की ऊबड़ खाबड़ खड़ी ढलानों पर भी दौड़कर चढ़ रही थीं। हाँ, मैं भी चौंक गया था, पर उन्हें देखना मजेदार था। वैसे देखा जाए तो अपने वातावरण के अनुकूल ढलने वाले हर जीव की काबिलियत अचंभित करने वाली है। मैंने एक बार एक रोचक किताब में पढ़ा था कि अमेरिका और कनाडा के अत्यंत ठंडे इलाकों में एक वुड फ्रॉग नाम का मेंढक रहता है। शीत ऋतु में जब सारा वातावरण बर्फ से ढक जाता है तब यह मेंढक भी पूरी तरह जम जाता है। उसके दिल की धड़कन महीनों तक रुक जाती है। ऐसा लगता है कि ये मृत हो, पर ग्रीष्म ऋतु आते ही ये दोबारा जीवित हो उठता है। सच में, यह तो बहुत ही अद्भुत है। मुझे यह तो पता है कि भालू जैसे कई जीव शीत ऋतु में महीनों तक लंबी और गहरी नींद सो जाते हैं और इसके लिए वह ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक भोजन करके अपने शरीर में वसा जमा करते हैं। लेकिन ये मेंढक तो इनसे भी आगे निकला। बच्चों, अगर देखा जाए तो सिर्फ गति करने वाले जीव ही नहीं, पौधे भी अपने वातावरण के हिसाब से ढल जाते हैं। जैसे वर्षावनों की पत्तियां बेहद बड़ी होती हैं ताकि उनकी सतह से अधिक वाष्पोत्सर्जन, जिसे हम इवेपोरेशन भी कहते हैं, वो हो सके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ जरूरत से अधिक जल होता है। और मरुस्थल के पौधे?
मरुस्थल के पौधों की पत्तियां या तो बिल्कुल छोटी होती हैं या कांटों में बदल जाती हैं, ताकि इनकी सतह से कम वाष्पोत्सर्जन हो। इन पौधों की जड़ें भी जमीन में काफी गहराई तक जाती हैं, ताकि अधिक से अधिक पानी सोख सकें, क्योंकि वहां जल की बहुत कमी होती है। पिताजी, ये सारी तस्वीरें देखकर मेरा मन फिर से कहीं घूमने का हो रहा है। इस बार छुट्टियों में हम कहाँ जाएंगे? ये तुम दोनों बच्चे सोचकर बता देना। अभी भोजन बनाने का समय हो गया है, मैं कुछ अच्छा सा पकाता हूँ। चलिए पिताजी, मैं आपकी मदद करती हूँ। पवन, तब तक तुम सोचो कि हमें कहाँ जाना चाहिए। सोनिया और पवन, जो सोनिया का छोटा भाई है, कल शाम जीवों और उनके अनुकूलन की क्षमता पर चर्चा कर रहे थे। आज दोनों जब खेल रहे थे तो सोनिया के मन में कुछ सवाल आए। उसने सोचा, क्यों न कल की चर्चा को मम्मी और पवन के साथ आगे बढ़ाया जाए। माँ, कल पवन और मैं बात कर रहे थे कि कैसे जीव अपने आसपास के वातावरण के अनुसार ढल जाते हैं। हमने इस प्रसंग में पौधों और जीवों पर चर्चा की थी, लेकिन अब मेरे मन में ये सवाल आया है कि पौधे एक ही जगह पर रहते हैं और हम जैसे जीव इधर उधर घूम पाते हैं। ऐसे ही कुछ निर्जीव वस्तुएं हैं जो कि एक जगह पर टिकी रहती हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो गतिवान होते हैं, जैसे कि वायु और जल। हाँ, सही कहा। लेकिन तुम्हारा सवाल क्या है सोनिया? मैं सोच रही हूँ कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करती है। दिलचस्प सवाल है। कुछ चीजें तो आसानी से समझ आ जाने वाली हैं, जैसे जीव वृद्धि करते हैं। हम जन्म के समय कितने छोटे होते हैं और धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और वयस्क हो जाते हैं। पक्षी एवं सरीसृप यानी रेप्टाइल्स जैसे जीव अंडे देते हैं, जिनमें से उनके बच्चे निकलते हैं और बड़े होकर वयस्क हो जाते हैं। पर माँ, ये लक्षण तो पेड़ पौधों में भी होते हैं। एक चीज जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि सभी जीव भोजन करते हैं, जिससे उन्हें ऊर्जा और पोषण मिलता है। हाँ, तो पेड़ पौधे भी तो सजीव होते हैं। पेड़ पौधे तो भोजन का प्राथमिक स्रोत होते हैं, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बाकी जीव उन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर निर्भर होते हैं। सोनिया, इस बात से मुझे एक और ख्याल आया। जो जीव भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन में से कुछ हिस्सा जिसका शरीर उपयोग नहीं कर पाता, उसे जीव मलमूत्र के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। ऐसा सारे सजीव करते हैं। क्या? लेकिन मैंने पेड़ पौधों को मलमूत्र उत्सर्जित करते हुए तो कभी नहीं देखा। पेड़ पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थ दूसरे तरीके से उत्सर्जित करते हैं। अपशिष्ट पदार्थ उनके कुछ भागों, जैसे कि उनकी छाल और पत्तियों में जमा हो जाते हैं। जब ये अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा हो जाते हैं, तो पेड़ पौधे अपनी पत्तियां और छाल झाड़ देते हैं। अच्छा, इसका अर्थ है कि सभी जीव भोजन एवं उत्सर्जन दोनों करते हैं। सोनिया, कल हम पानी में सांस रोककर देख रहे थे ना। हम जीव सांस भी तो लेते हैं। अलग अलग जीवों के सांस लेने के तरीके अलग हो सकते हैं। हाँ, हमने जाना कि स्थलीय जीव नथुनों से और मछलियाँ गिल्स से तथा डॉल्फिन्स अपने सर के छिद्र से सांस लेती हैं। इसके अलावा कुछ जीव अपनी त्वचा से भी सांस लेते हैं, जैसे कि केंचुआ। और कुछ जीव जैसे मेंढक पानी और जमीन दोनों पर सांस ले सकते हैं। पानी में वो अपनी त्वचा से और जमीन पर अपने नथुनों से सांस लेते हैं। हाँ, और ये भी दिलचस्प बात है ना कि पेड़ पौधे दिन और रात में अलग अलग तरह से सांस लेते हैं। दिन में वह जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तब ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। वह अपनी जरूरत के ऑक्सीजन इस्तेमाल कर बाकी पर्यावरण में छोड़ देते हैं। जबकि सूर्य अस्त हो जाने के बाद प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता, तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन अंदर लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ये सब काफी अद्भुत है ना। दुनिया में कितने प्रकार के अद्भुत जीव होते हैं और इनमें कितनी विविधताएं होती हैं। तुम सही कह रही हो।
लेकिन इन विविधताओं के साथ साथ कई समानताएं भी होती हैं। जैसे जीव अपने वातावरण के अनुकूल ढल सकते हैं। वे भोजन एवं उत्सर्जन करते हैं, श्वसन करते हैं। कुछ जीव अपनी इच्छा अनुसार चल फिर भी सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण कार्य है जो सभी जीव करते हैं। वो क्या? वो है प्रजनन। इसी से तो उनकी प्रजाति आगे बढ़ती है। कुछ जीव अंडे देते हैं और कुछ बच्चों को जन्म देते हैं। हाँ, पेड़ पौधे भी बीजों के द्वारा प्रजनन करते हैं। वैसे कई सारे पौधों की जड़ों और तनों में भी प्रजनन की क्षमता होती है। बस पेड़ पौधे गतिवान नहीं हो पाते हैं। गतिमान होना जीवों के अनेक गुणों में से एक है, पर सिर्फ गतिमान होने से कोई भी वस्तु सजीव नहीं हो जाती। उनमें बाकी गुण जैसे सांस लेना, प्रजनन आदि क्षमता होनी चाहिए। तभी वायु और जल भी गतिमान होकर भी निर्जीव है। क्या खूब समझ आया, धन्यवाद माँ। सचमुच हमारी दुनिया में वाकई बहुत विविधता है। हमने तो केवल कुछ ही जीवों पर चर्चा की है। वर्षावनों, जलाशयों, मरुस्थलों और घास के मैदानों में कितने ही जीव रहते हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। और कितने सारे सूक्ष्म जीव भी तो हैं जो हमारे आसपास की हवा, मिट्टी, भोजन, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी रहते हैं। हाँ, और अभी हमने जिन गुणों की चर्चा की है उनकी सहायता से हम समझ पाए हैं कि सजीव निर्जीवों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। ये सब बहुत ही रोचक है। हमें इस बार की छुट्टियों में किसी ऐसी जगह घूमने चलना चाहिए जहाँ हम ढेर सारे अद्भुत जीवों को देख सकें। इसलिए मैंने सोचा है कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए केरल के वर्षावनों में जाएंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। मैं भी कल यही सोच रहा था कि कहाँ जाना चाहिए। मुझे भी ये प्लान अच्छा लग रहा है। वर्षावनों में हमें ढेर सारे अद्भुत जीव देखने को मिलेंगे। अरे वाह, फिर तो हर बार की तरह बड़ा मजा आएगा। हम सब पक्का केरल घूमने जाएंगे। अम्ल, क्षारक और लवण भाग 3। नमस्ते बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि अम्ल और क्षारक को कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर अम्ल और क्षारक का कोई रंग नहीं होता। उन्हें हम सूचकों द्वारा पहचान सकते हैं। जब अम्ल और क्षारक दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? क्या हम राजू के पास फिर चलें? शायद उसके पास, उसके दोस्तों के पास या मास्टर जी के पास इसका उत्तर होगा। तो देर किस बात की, चलिए राजू के पास फिर चलते हैं। वह अपने दोस्तों के साथ पाठशाला में खेल रहा है। इस वीडियो का उद्देश्य उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में जानना है। फुटबॉल खेलने का मजा ही कुछ और है। हाँ हाँ, चलो गेंद पास करो। आ, 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 आ। दिखाओ क्या हुआ? अरे लगता है कि तुम्हें मधुमक्खी ने काटा है। चलो मास्टर जी के पास। राजू, मोहन, रमा, रिंकू को मधुमक्खी ने काटा है। मैं रिंकू को सर के पास ले जा रही हूँ। सर सर, रिंकू को मधुमक्खी ने काटा है। ओहो रिंकू, तुम रोना नहीं, मैं तुरंत घाव पर बेकिंग सोडा लगा दूंगा। सीता, तुम सिर्फ उसका हाथ पकड़ लो। सर, आप क्या कर रहे हैं? यह बेकिंग सोडा और पानी का लेप है। रिंकू, अपना हाथ दिखाओ, इससे तुरंत आराम मिलेगा। सर, मैं अब थोड़ी ठीक हूँ। क्या मैं घर जाकर आराम कर सकती हूँ? हाँ रिंकू, तुम घर चले जाओ। तुम कुछ ही घंटों में ठीक हो जाओगे। अगर सूजन और दर्द कम नहीं होता है तो डॉक्टर को जरूर दिखाना। ठीक है सर। सीता, तुम रिंकू के साथ जाओ। ठीक है सर। सर, बेकिंग सोडा मधुमक्खी के डंक की दवा कैसे बन सकता है? जब मधुमक्खी हमें काटती है, वह हमारे शरीर में एक अम्ल को छोड़ती है।
हमें दर्द इसी कारण होता है। सर, लेकिन अम्ल और बेकिंग सोडा तो क्षारक है। ओहो राजू, सब भूल जाते हो। जब अम्ल और क्षारक का मिश्रण होता है तब नमक और पानी बनता है। परसों ही तो सर ने कहा था। मोहन ने सही कहा। जब अम्ल और क्षारक को मिलाया जाता है, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कम करते हैं। इस मिश्रण की वजह से नमक और पानी बनता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ बेकिंग सोडा ने मधुमक्खी के डंक के प्रभाव को कम किया। हाँ, याद आया। अच्छा बच्चों, सोचो कि तुम्हारे आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको तुम ऐसे घावों पर लगा सकते हो? क्या हम टूथपेस्ट को लगा सकते हैं सर? यह भी तो क्षारक है। हाँ, जब कीट काटते हैं, ये क्षारक दर्द को कम करने में मदद करते हैं। ऐसा लगता है कि उदासीनीकरण से बहुत सारे लाभ हैं। हाँ हाँ, सर, उस दिन सीता भी कह रही थी कि कैसे उनके पिताजी को त्योहार के दिन एसिडिटी हुई थी। फिर डॉक्टर ने कुछ दवाई दी थी। हाँ, और फिर डॉक्टरों ने उन्हें एक एंटासिड दिया था। यह दवाई भी क्षारक ही है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीसिया या एंटासिड भी कहते हैं। इससे उन्हें कुछ ही घंटों में राहत मिल गई थी। अच्छा, तो यह भी उदासीनीकरण ही है। सर, और कहाँ पर उदासीनीकरण उपयोग में आता है? कभी कभी मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की वृद्धि के कारण मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है। यह तब होता है जब बहुत उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। ओह, तो क्या यह फसल उत्पादन को प्रभावित करेगा? हाँ। सर, फिर इसका क्या उपाय है? मिट्टी को ना तो बहुत अम्लीय या बहुत क्षारकीय होना चाहिए, और जब मिट्टी अम्लीय होती है तो उसे कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। सर, मैंने पादपों के अध्याय में पढ़ा था कि खाद भी मिट्टी के लिए उपयोगी है। यह कब इस्तेमाल होती है? हाँ बच्चों, जब मिट्टी क्षारकीय हो जाती है तो खाद का उपयोग करते हैं। जब खाद डाली जाती है तो उसमें रहने वाले जीव मिट्टी को अम्लीय बनाते हैं। इससे मिट्टी फसलों के लिए उपजाऊ बन जाती है। सर, यह तो हमने अपशिष्ट जल के पाठ में भी पढ़ा था। हाँ, हमने पढ़ा था कि कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ में अम्लीय पदार्थ मिले हुए होते हैं। शाबाश! यह जब सीधे जलाशयों में बहने दिए जाते हैं तो पानी के जीव जंतुओं को अम्ल नष्ट कर सकता है। काफी जीव मर भी जाते हैं और पानी प्रदूषित हो जाता है। फिर क्या पानी में क्षारक मिलाया जाता है? हाँ, इसीलिए कारखानों का अपशिष्ट जलाशयों में मिलाने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उसे उदासीन किया जाता है। आमतौर पर ढला हुआ चूना मिलाया जाता है। धन्यवाद सर, हमें उदासीनीकरण के बारे में जानकारी देने के लिए। धन्यवाद बच्चों। बच्चों, अम्ल और क्षारक हमारे दैनिक जीवन में बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं। इन दोनों का मिश्रण उदासीनीकरण अभिक्रिया को जन्म देता है। आपने इस वीडियो में उदासीनीकरण और उसके उपयोगों के बारे में अध्ययन किया है। हम फिर मिलेंगे। भौतिक परिवर्तन। बच्चों, आपको पता है कि ठोस, तरल, गैस पदार्थों या मैटर की 3 अवस्था हैं। आग, पानी, फल, सब्जी, वाहन सभी द्रव्य हैं। द्रव्य स्थान ग्रहण करता है और हर जगह व्याप्त है। द्रव्य या तो भौतिक रूप से या रासायनिक रूप से परिवर्तित होता है। इस वीडियो में हम भौतिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। आइए
हम इस विषय के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए बिहार के एक गांव में चलते हैं। वहां हम रमा और बाबू से मिलेंगे। रमा, रमा, जरा चूल्हे को बंद कर दो। बहुत देर से पानी उबल रहा है। पिताजी को चाय देनी है। माँ, इस बर्तन से तो पानी गायब ही हो गया। लग रहा है कि शायद पानी कुछ ज्यादा देर तक उबल गया। चलो, मैं पानी और उबालने रखती हूँ। पिताजी को चाय जो देनी है। अरे हाँ दीदी, पानी कहाँ गया? गायब हो गया क्या? पानी आकर गया कहाँ? समझाओ ना। बाबू, इधर आओ और बैठो। मैं समझाती हूँ। पानी भाप बन गया और वातावरण में मिल गया। एक उदाहरण देती हूँ। सूरज की गर्मी के कारण तालाबों, नदियों, समुद्रों आदि से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और बादल बन जाता है। हवा के कारण बादल पहाड़ से टकराते हैं या उनमें पानी की बूंदों के कारण भारी हो जाते हैं और बारिश बनकर नीचे आते हैं। अच्छा, ये सब कैसे होता है? आओ, मैं विस्तार से समझाती हूँ। मैं एक बर्फ का गोला ले आती हूँ। बच्चों, एक प्रयोग करते हैं। आप एक चॉक का टुकड़ा लें और इसे पाउडर बना लें। फिर पूरे पाउडर को इकट्ठा करें, थोड़ा पानी डालें और इसे चॉक के आकार में बेलकर सूखने दें। क्या आप पूरे चॉक के टुकड़े को वापस पा सकते हैं? दीदी, इस बर्फ के गोले से क्या करोगी? ये तो पिघल रहा है। ये तो अभी पानी बन जाएगा। हाँ, तुमने सही कहा। यह बर्फ पिघलकर पानी बन जाएगी। इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यदि तुम इसी पानी को फिर से जमाते हो तो यह बर्फ बन जाएगा। क्या इसका मतलब है कि ये परिवर्तन उल्टा हो सकता है? हाँ, तुम सही कह रहे हो। भौतिक परिवर्तन परिवर्ती है। जब कुछ समय पहले पानी पूरा उबल गया था, वह भाप बन गया। अगर हम उस बर्तन पर ढक्कन रख दें, पानी की बूंदें उस पर जम जाएंगी और वह भाप फिर से पानी बन जाएगा। ये दिलचस्प है। क्या ऐसे कुछ और भौतिक परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं? हाँ हाँ, पता है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। बर्फ पिघलने पर पानी बनता है और पानी ठंडा होने पर बर्फ बन जाता है। क्या तुम ऐसे परिवर्तन का एक और उदाहरण दे सकते हो? मुझे सोचने दो। याद रखना कि भौतिक परिवर्तनों में किसी पदार्थ का रंग, आकार, पदार्थ की स्थिति बदल सकती है। हाँ, मुझे याद आया। जब हम आटे को गूंथते हैं और इसका गोला बनाते हैं, वह एक भौतिक परिवर्तन है। उस आटे के गोले से रोटी बेलते हैं, वो भी भौतिक परिवर्तन हुआ। सही कहा। बगैर सेकी हुई रोटी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगर हमें रोटी की आवश्यकता नहीं है, तो हम बगैर सेकी हुई रोटी को फिर से आटा बना सकते हैं। थोड़ी सी पिसी हुई चीनी को पानी में घोलने से क्या होता है? वह घुल जाती है। ये भौतिक परिवर्तन होता है। इससे कुछ नया पदार्थ नहीं बनता है। अगर कागज फट जाता है और कई हिस्सों में बंट जाता है, परिवर्तन जरूर होता है, लेकिन द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होता। यदि हम सभी फटे हुए कागजों के टुकड़ों को जोड़ेंगे, तो उनका द्रव्यमान मूल कागज के समान होगा। काफी मिश्रण भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। जैसे पानी में नमक मिलाने से वह एक मिश्रण बनता है और वह ठंडा होने पर
नमक और पानी अलग अलग हो जाता है। अरे वाह, तुम्हें तो जल्दी समझ आ गया। भौतिक परिवर्तन ज्यादातर अस्थायी होते हैं। ऐसे हम कई भौतिक परिवर्तनों को हर दिन देखते हैं। दीदी, एक मजेदार बात बताऊं? जब मेरे बाल बढ़ जाते हैं तब मैं नाई के पास जाकर बाल कटवाता हूँ। यह भी भौतिक परिवर्तन है। मेरे बाल छोटे हो जाते हैं और समय के साथ बाल वापस बढ़ जाते हैं। सही कहा। चलो अब खेलने चलते हैं। बच्चों, आज हमने भौतिक परिवर्तन के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। लकड़ी काटना, लाल और हरे रंग के पत्थर मिलाना, बर्फ का निर्माण, एक सेब काटना, पानी और रेत मिलाना, नमक और चीनी मिलाना इत्यादि भौतिक परिवर्तन के कई उदाहरण हैं। हम अगले वीडियो में रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। फिर मिलेंगे। सानिया एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है, जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। कबीर, सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। मम्मी जी, सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। चाचा जी एक किसान हैं, उम्र 40 वर्ष। चाचा जी लगभग सभी चीजों की समझ बनाने में सानिया की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम सब, मम्मी, मैं, चाचा जी, भैया, मेरी मौसी के घर आए हुए हैं, झारखंड में। देखो यहाँ सब कितना हरा भरा है। मम्मी, देखो यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ कितने सारे पेड़ हैं। हमारे घर के पास तो बहुत ही कम पेड़ पौधे नजर आते हैं। मैं यहां पहले बहुत बार आया हूं, कई दिनों तक रहा हूं। तब तो यहां बहुत हरियाली हुआ करती थी। अब तो काफी पेड़ पौधों को काटकर दुकान और मकान बना दिए हैं। हाँ, पहले हमारे घर के पास भी बहुत से पेड़ हुआ करते थे। धीरे धीरे वो सब गायब हो गए हैं। पहले वहाँ कितनी सारी चिड़िया दिखती थी, लेकिन अब शायद ही कुछ पक्षी दिखते हैं, है ना? जब पेड़ पौधे ही नहीं तो पक्षी कैसे रहेंगे? चाचा जी के गांव में पेड़ पौधे हैं, तो वहां इतने पक्षी भी दिखते हैं। मुझे डर है, अगर यहाँ भी इसी तरह पेड़ों को काटते रहे तो कहीं यहाँ के जंगल पूरी तरह बर्बाद न हो जाएं। वैसे ये तो बहुत गलत बात है ना दोस्तों? कभी फर्नीचर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, तो कभी ईंधन के लिए हम अपनी जरूरतों के लिए लगातार पेड़ों को काटते जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तुम्हें पता है कई बार जंगलों में आग भी लग जाती है। कभी बाढ़, भूकंप जैसी आपदा से जंगल बर्बाद हो जाते हैं। इसका मतलब प्राकृतिक कारणों से भी जंगलों की बर्बादी होती है ना? सानिया, तुम जानती हो ना
कि जंगलों के विनाश से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं? पौधों के बिना ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और हमारा श्वास लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वायु प्रदूषण भी बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही। पेड़ों की कटाई से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ जाएगी। तुम्हें पता है ना, इसके बहुत अधिक बढ़ जाने से क्या होगा? क्या होगा भैया? तुमने पढ़ा होगा कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। चलो देखते हैं कि तुम्हें उसके बारे में क्या-क्या याद है। तो बताओ, पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए कौन सी गैस की जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। शाबाश सानिया। अब सोचो कि अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करने वाले पेड़ ही नहीं रहे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। हाँ, और इसकी मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। ओह, अच्छा, ये तो विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग वाली बात है ना भैया? मैंने इसके बारे में पढ़ा था। हाँ, सही कहा। चाचा जी, आपने गांव में फसल के बारे में बताया था कि पौधों की जड़ें भूमि से जल सोखती हैं। पेड़ नहीं होंगे तो जमीन के नीचे मिट्टी में नमी नहीं रहेगी। इससे तो आपको बहुत समस्या होती होगी, है ना? बिल्कुल। इससे मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाता है, क्योंकि भूमि में जल बहुत ही कम हो जाता है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। यह है मिट्टी। इसमें कोई पेड़ पौधा नहीं। ये इस मिट्टी में ये पौधे लगे हैं। अब तुम दोनों बारी बारी से तेजी से पानी डालकर देखो क्या होता है। ये पानी तो मिट्टी को भगा ले गया और पौधे वाली मिट्टी पानी के साथ नहीं बह पाई। तो क्या इसका मतलब यह है कि पौधों की जड़ें तेज हवा में भी मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं? बहुत सही कहा सानिया। तो इसका मतलब अगर हम ज्यादा पेड़ लगाएं तो मिट्टी में नमी बनी रहेगी और इससे मिट्टी का हवा और पानी से कटाव भी कम होगा, यही ना? दोस्तों, ये तो मृदा अपरदन वाली बात हुई ना। इसके बारे में हमने कक्षा 7वीं में पढ़ा था। मृदा अपरदन में जल भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को बहा ले जाता है। सान्या, तुम्हें पता है कि वनों के विनाश के कारण ही बाढ़ और सूखा जैसी आपदाएं भी आती हैं? हाँ, वनों की कटाई से बारिश पर भी असर पड़ता है। बारिश में कमी होती है। वनों के कटाई से एक ओर जहां वर्षा में कमी आती है तो दूसरी ओर बाढ़ आती है। यह कैसे संभव हो सकता है? दोस्तों, क्या इसका संबंध भी मिट्टी का जल सोखने की शक्ति से हो सकता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोच रही हो सानिया? मैं सोच रही हूँ कि जंगलों का विनाश इतनी बड़ी समस्या है, तो हमें इसके कुछ हल ढूंढने चाहिए। तो क्या सोचा तुमने? हम घरों में लकड़ी से बनी चीजों का उपयोग कम कर सकते हैं। क्यों दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या हम लकड़ी की बजाय किसी और चीज से बने दरवाजों या फर्नीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे कृत्रिम प्लास्टिक, लोहे का दरवाजा और लोहे की खिड़की और एल्युमिनियम का दरवाजा, प्लास्टिक की कुर्सी और सीमेंट की बेंच। तुम जानती हो, कागज भी पेड़ों को काट कर ही बनते हैं।
फिर तो मैं कागज की बचत जरूर करूंगी। भैया, क्यों ना हम कागजों का दोबारा इस्तेमाल करें? कागज की लुगदी से अलग अलग चीजें बनाई जा सकती हैं। अच्छी बात है, हम अपने घर में भी यह करेंगे। लेकिन सिर्फ ऐसा करने से ही पेड़ों की रक्षा तो नहीं हो सकती। बाकी चीजों के लिए तो लोग वनों को काटेंगे ही। इसका तो एक ही हल हो सकता है कि हम जितने पेड़ों को काटते हैं उससे अधिक नए पेड़ों को लगाते रहें। आप क्या सोचते हैं भैया? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हम इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। हमें भी अपने घरों के पास पेड़ लगाना चाहिए। यदि ईंधन के लिए पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल करना है तो डाल कटाई इस तरह से हो कि पेड़ पूरी तरह से नष्ट ना हो। स्थानीय रूप से वैकल्पिक ईंधन के विषय में जानकारी इकट्ठा करके लोगों में जागरूकता फैलाना। सड़कों के किनारे पेड़ों की जड़ों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहना। पेड़ के तने के आसपास सीमेंट का उपयोग करके पक्का करने से होने वाली हानि के बारे में जागरूकता फैलाना। स्कूल के आसपास के पेड़ों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना। सारांश। आज हमने जाना वनों के विनाश और इसके कारणों के बारे में। इंसान की जरूरतों की चीजों के लिए प्राकृतिक आपदाओं के कारण वनों के विनाश के खतरनाक प्रभाव जैसे प्रदूषण बढ़ना, मिट्टी का उपजाऊपन कम होना, तापमान, गर्मी बढ़ना, बाढ़, सूखा के बारे में। वनों की सुरक्षा के उपाय जैसे कागज, लकड़ी का दोबारा प्रयोग करना, दोबारा नए वृक्ष लगाना। बच्चों, लगता है आपको विज्ञान विषय बहुत अच्छे से समझ आ गया है। बिल्कुल सही समझा है हमने, क्योंकि विज्ञान विषय यदि वीडियो के माध्यम से पढ़ा जाए तो बहुत अच्छे से समझ आता है। तो बच्चों, आज हमने कक्षा 6 से 8 में विज्ञान विषय का वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया। तो देखते हैं पुनः कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। कक्षा 6 विज्ञान में हमने पढ़ा सजीव, विशेषताएं एवं आवास। और कक्षा 7 की विज्ञान में हमने पढ़ा अम्ल, क्षारक और लवण। और साथ ही हमने भौतिक परिवर्तन की जानकारी भी ली। और बच्चों, कक्षा 8 में पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण पढ़ा। तो बच्चों, आपको विज्ञान विषय बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा और वीडियो के माध्यम से तो विज्ञान पढ़ने में आनंद ही आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि कल हम क्या पढ़ेंगे। बच्चों, कल हम कक्षा 6 में गति एवं दूरी का मापन पढ़ेंगे और कक्षा 7 में भौतिक परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। कक्षा 8 में जहां हम पढ़ेंगे पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण और इसके साथ ही घर्षण की जानकारी भी लेंगे। तो बच्चों, कल के लिए तैयार होकर के आइए पढ़ने के लिए। पर उससे पहले एक जरूरी सूचना सुनिए। बच्चों, ये जो आज का कार्यक्रम आपने देखा है यह रोज देखते हैं। यदि आप इसको पुनः देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर इसको देख सकते हैं। YouTube पर जाकर आप शिक्षा दर्शन DD राजस्थान सर्च करके इस कार्यक्रम को पुनः देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है ना यह कि आप एक बार यहाँ पर पढ़ चुके और दूसरी बार आप YouTube पर जाकर के भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल इसी समय। धन्यवाद। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है shikshadarshan rajasthan@gmail.com। धन्यवाद।